हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप लोगों का संकल्प कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज हम क्लास 10th के साइंस में एक सब्जेक्ट बायोलॉजी का हम पहला चैप्टर के बारे में उसका क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। उसके थ्रू आए हुए पहला चैप्टर, जो कि हम लोग का पहला चैप्टर है जय प्रक्रम, यानी यह क्वेश्चन से ही हम लोग उसमें इससे जितना भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बनेगा कॉन्सेप्ट, उसको देखते हुए क्वेश्चंस को डील करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले चलते हैं, देखते हैं। थोड़ा सा आप लोगों के लिए एक मोटिवेशनल देते हैं। बोल रहा है कि सपनों के लिए पागल हो जाओ, सपनों के लिए पागल हो जाओ। जो आप लोगों का मकसद होगा 10th क्लास में 400 प्लस करने का, उससे ज़्यादा ही करने का, तो उसीलिए बोल रहा है कि सपनों के लिए पागल हो जाओ। कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए कौन छूट रहा है या कौन रूठ रहा है। उससे आपको दुनियादारी से मतलब नहीं होना चाहिए कि मेरा पड़ोसी मेरे बारे में क्या सोच रहा है। आपको पागलपन छाना चाहिए पढ़ाई का। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है, वो रहा है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि है। पहला ऑप्शन है स्वपोषी, दूसरा मृतजीवी, तीसरा प्राणीसम, चौथा परजीवी। जब इसमें बात करेंगे कि यानी पहला ऑप्शन स्वपोषी। स्वपोषी क्या होता है? जो अपना भोजन खुद संश्लेषित करता हो, खुद बनाता हो, उसे हम लोग स्वपोषी बोलेंगे। जो कवक होता है यह भोजन खुद नहीं संश्लेषित करता। इसमें जब बात करेंगे स्वपोषी में, तो सभी हरे पेड़ पौधे आते हैं। दूसरा बोला है मृतजीवी। यह जब पोषण की बात करेंगे तो यह दो प्रकार की होती है, एक होती है स्वपोषी, दूसरा होती है परपोषी। जब बात करेंगे परपोषी के अंतर्गत देखेंगे, वह 3 भागों में पड़ते हैं। एक को बोलते हैं मृतजीव, दूसरा को बोलते हैं प्राणीसम, तीसरा को बोलते हैं परजीवी। तो इसमें पूछ रहा है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि आती है। पहला में स्वपोषी था, इसमें हरे पेड़ पौधों के बारे में जिक्र करेंगे। हरे पौधों, इसमें हरे पौधों आएगा, तो इसके अंतर्गत नहीं आएगा। मृत जीव में क्या होता है? जो मरे हुए चीजों को खाते हैं, गलात के खाते हैं। जैसे बैक्टीरिया की बात हो, इसमें बैक्टीरिया आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बैक्टीरिया आ जाएगा। ठीक है, और इसमें क्या आ जाएगा? कवक आ जाएगा, कवक। ठीक, तीसरा बोला है प्राणीसम। प्राणीसम पोषण में जैसे हम लोग जंतु आ जाएंगे, क्योंकि हम लोग मरे हुए चीजों को ना खा के हम लोग प्राणीसम जीव में आते हैं, तो यानी इसमें मनुष्य आ जाएगा। मनुष्य, मेढक, ठीक, ऐसे कुछ जीव आ जाएगा। परजीवी में जैसे कि हमारे शहर में देखेंगे कि कुछ जिसे जू मतलब जो गांव घर में बोलते हैं ढील या अमरबेल हुआ, वह पोषण के ऊपर जाकर भोजन को लेते हैं। यानी इसमें क्या आ जाएगा? जू की बात करेंगे, जू हो जाएगा, अमरबेल हो जाएगा। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? बोला था कवक। कवक किसमें आएगा? मृतजीव में। किसमें आ जाएगा? मृतजीव में। इसलिए मेरा आंसर बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, बोल रहा है कि अमरबेल में किस प्रकार का पोषण होता है। जस्ट अभी फर्स्ट क्वेश्चन में ही देखे थे कि जो अमरबेल होता है, अमरबेल या परजीवी होते हैं। तो यह सेकेंड क्वेश्चन ही है कि सेकेंड क्वेश्चन है कि अमरबेल में किस प्रकार का पोषण होता है। यानी यह पहले स्वपोषी, इसमें सभी हरे पेड़ पौधे देखे थे। परजीवी, जिसके ऊपर रहकर भोजन को इनहेल किया जाता था। तो अभी हम लोग जस्ट देखे थे, तो यह परजीवी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परजीवी हो जाएगा। इसका आंसर परजीवी। इसी में अमरबेल आया था। क्या था? अमरबेल इसी में आया था, अमरबेल आया था। ठीक है, बाकी सब प्राणी सम में हम लोग मनुष्य आ जाएंगे। मृत जीव में जो मरे हुए जैसे बैक्टीरिया, कवक आ जाएगा। स्वपोषी में हरे पेड़ पौधे आ जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है कवकों में, जंतुओं में, हरे पौधों में, परजीवियों में। ठीक है, तो यानी अभी हम जस्ट पीछे पड़े थे कि जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न होती है उस सभी हरे पेड़ पौधे में होती है। यानी कवक में जब बात करेंगे,
कवक में परजीवी मतलब कवक जो होते हैं यह स्वपोषी नहीं होते, यह परपोषी होते हैं, यह दूसरे पर आश्रित होते हैं, इसलिए मेरा आंसर ये नहीं होगा। यह जंतु जंतु भी दूसरे पर डिपेंड होते हैं, परजीवी नहीं होगा, सभी का हो जाएगा हरे पेड़ पौधे, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, पहला बोल रहा है CO2, दूसरा बोल रहा है क्लोरोफिल, तीसरा बोल रहा है सूर्य का प्रकाश, चौथा बोल रहा है ये सभी। यानी जब हम लोग स्वपोषी हरे पेड़ पौधे की बात करेंगे तो इसमें देखते हैं कि हरे पेड़ पौधे में हमारे वातावरण में मौजूद CO2 लेकर साथ में जल आपस में क्रिया करते हैं, जब पेड़ पौधा होते हैं उसके पास अपना क्लोरोफिल होता है, इसलिए क्लोरोफिल ले लें। यहां से ऊपर में देखेंगे सूर्य का प्रकाश ले लेते हैं, ठीक है, सूर्य का प्रकाश ऊपर से आती है, सूर्य का प्रकाश बनता है ग्लूकोज, क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है, ठीक, यहां से ग्लूकोज का निर्माण होता है, साथ में ऑक्सीजन बनता है। तो यहाँ से बोल रहा है कि स्वपोषी यानी सभी हरे पेड़ पौधे में जो होते हैं वो स्वपोषी होते हैं, तो इसलिए इसके पास देखिए कार्बन डाइऑक्साइड भी है, क्लोरोफिल भी है, सूर्य का प्रकाश भी ऊपर से आ रही है, इसलिए मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, तीनों हो जाएगा। इसमें देख लीजिए जब कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ इसको संतुलित कर सकते हैं, जब संतुलित करना होगा तो इसको देख लेंगे कितना इक्वल कर देंगे, यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे भी 6 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो गया, यहाँ पे 6 हो जाएगा, यह संतुलित हो जाएगी, ठीक है, यानी मेरा आंसर क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है कि पौधे में गैसों का निष्कासन कहाँ से होता है, जो पौधे होते हैं गैसों का आदान प्रदान कहाँ से करते हैं। सबसे पहला है जड़ तो देखेंगे पृथ्वी तल के अंदर होता है, उससे नहीं होता है। तना देखेंगे पौधे के जो पत्ती होती है उसके जस्ट मतलब आसपास तना होती है। फिर बात करें रंध्र, जो पौधों में गैसों का आदान प्रदान की बात करेंगे, निष्कासन की बात करेंगे, वह पत्तियों के रंध्र से, जो पत्ती होते हैं, मान लेते हैं एक पत्ती बनाते हैं, ठीक है, यानी जो पत्ती होते हैं लेट सपोज मान लेते हैं ये पत्ती है, ठीक है, यहां से देख लेंगे मान लेते हैं ये पत्ती है, ये पत्तियों के पास अपना एक मतलब स्टोमाटा जिसे हम बोलते हैं रंध्र होते हैं, वो रंध्रों के द्वारा किया जाता है, तो यानी मेरा आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी होती है। जो मनुष्य के आहार नाल की लंबाई की बात करेंगे उसकी पहला ऑप्शन दिया है 2 से 4 मीटर, दूसरा ऑप्शन है 8 से 10 मीटर, तीसरा है 15 मीटर, चौथा है 5 मीटर। ह्यूमन बॉडी यानी मनुष्य के आहार नाल की बात करेंगे, मुंह से लेकर वहां तक मल द्वार तक, वह टोटल लंबाई की बात करेंगे लगभग, पहला ऑप्शन है 2 से 4 मीटर, ये नहीं होगा, फिर दूसरा 8 से 10 मीटर, मेरा आंसर यही हो जाएगा, लेके 8 से लेके 10 मीटर होता है। 15 मीटर बहुत बड़ी हो गई, इतना नहीं होता है, क्या हो जाएगा, 8 से लेके 10 मीटर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। जब बात करेंगे मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करेंगे, पहला में है लीवर यानी यकृत, दूसरा अग्नाशय, तीसरा पीनियल ग्रंथि, चौथा थायराइड। सबसे पहले देखेंगे मनुष्य शरीर में जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वह यकृत होती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, लीवर। तो मेरा सबसे बड़ी यानी क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी बोल रहा था तो सबसे बड़ी। दूसरा बात करेंगे, दूसरा सबसे बड़ी कौन सा होती है, दूसरी सबसे बड़ी अग्नाशय होती है, यानी दूसरी सबसे बड़ी क्या होती है, अग्नाशय होती है। तीसरा है पीनियल। जब पीनियल की बात करेंगे, जो पीनियल ग्रंथि होती है मानव शरीर की सबसे छोटी होती है। सबसे छोटी ग्रंथि क्या होती है, सबसे छोटी होती है। तो मेरा क्वेश्चन में पूछा था मानव शरीर की सबसे बड़ी, यानी मेरा आंसर क्या हो जाएगा, यकृत जो होती है सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
बोल रहा है कि दांतों की सुरक्षा हेतु ऊपर की कठोर परत क्या कहलाती है। सबसे पहले दांत की बात करेंगे। ह्यूमन बॉडी में जब देखेंगे दांतों की संख्या, थोड़ा सा जगह लेते हैं। जब बात करेंगे ह्यूमन बॉडी में जो वैक्स मनुष्य होते हैं, वयस्क जो जो वयस्क जो वयस्क मनुष्य होते हैं, उनमें दांतों की संख्या में दांतों की संख्या संख्या 32 होती है। 32 होती है। जो दांत होती है, जो दांत होते हैं वैक्स, या वो दांत जनरली देखते हैं 4 प्रकार के होते हैं। दांत कितनी होते हैं? दांत 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार। सबसे पहले बात करेंगे, सबसे पहले दांत कृंतक, दूसरा होता है रधनक नक, तीसरा होता है अग्रचौड़क, चौथा होता है चौड़क। ठीक है। जब बात करेंगे कृंतक में दांतों की संख्या 8 होती है। 8। यह काटने का कार्य करती है। काटने क्या करती है? यह काटने का कार्य करती है। यह जब बात करेंगे इसकी संख्या 8 होती है। रत्ना की संख्या 4 होती है। अगर चौड़क की संख्या 8 होती है और चौड़क की संख्या 12 होती है। जब टोटल बात करेंगे तो यह दांतों की संख्या कितनी होती है? 32 होती है। यानी टोटल दांतों की संख्या कितनी हो जाएगी? 32 हो जाएगी। ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन पूछा था दांतों की सुरक्षा हेतु ऊपर की ओर कठोर, यानी दांतों को वह जब तरह तरह के हम लोग भोजन लेते हैं तो वह कोई उसे तोड़ने से, मतलब कि भोजन जो होता है हमारे दांतों को क्षय करने लगता है, मतलब खराब करने लगता है। उसे बचाने के लिए दांत के सबसे बाहरी भाग को हम लोग बोलते हैं, मतलब इनामेल बोल देते हैं। ठीक है। जो डेंटाइन होती है इनामेल के जस्ट नीचे होती है। यह हड्डी से मजबूत होती है। डेंटाइन जो होती है वह हड्डी से मजबूत होती है। ठीक है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा इसमें? दांतों की सुरक्षा करने के लिए इनामेल लगा रहता है सबसे बाहरी भाग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है कि हरे पौधे क्या कहलाते हैं? जो सभी हरे पौधे होते हैं, पहला ऑप्शन दिया है उत्पादक, दूसरा अपघटक। अपघटक को इंग्लिश में बोलते हैं डिकम्पोजर। जो लास्टली जो वेस्ट मटेरियल जो होती है, चाहे जो इंसान मर जाते हैं, चाहे कोई भी चीजें हैं, मरने के बाद यह लास्टली डिकम्पोज करके पचा गला लेते हैं। तीसरा है उपभोक्ता, चौथा है आहार श्रृंखला। तो इसमें बोला सभी हरे पौधे, जो सभी हरे पौधे होते हैं यह स्वपोषी होते हैं। क्या होते हैं? सभी हरे पौधे जो होते हैं यह स्वपोषी होते हैं। क्या होते हैं? स्वपोषी। ठीक है। तो यह अपने से भोजन को प्रोड्यूस करते हैं, बनाते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा? उत्पादक। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब घटक क्या होता है? जो यह सभी सड़ी गली की चीजों को लास्ट पॉइंट पर खा के खत्म कर देते हैं, अब घटक। उपभोक्ता की बात करेंगे, जो इस पे निर्भर होते हैं, यानी जो इसे इनहेल करते हैं, लेते हैं, खाते हैं, उसे उपभोक्ता बोलते हैं। आज सभी का एक सीक्वेंस बनता है, उसे आहार श्रृंखला बोला जाता है। इसलिए मेरा आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है कि शाकाहारी जीवों की छोटी आंत कैसी होती है? पहला ऑप्शन है लंबी होती है, छोटी होती है, मध्यम होती है, अनुपस्थित होती है। तो इसमें बोल रहा है कि हम शाकाहारी जो जीव होते हैं उनकी छोटी आंत की लंबाई जो मांसाहारी जीव होते हैं उनके अपेक्षा लंबी होती है। लंबाई में क्या होती है? लंबी होती है। क्योंकि वह जो शाकाहारी इंसान मतलब शाकाहारी जीव जो होते हैं उन्हें सेलुलोज का पाचन करना होता है। जब सेलुलोज का पाचन करना होता है तो इसलिए वह छोटी आंत की लंबाई जो होती है वह थोड़ा सा जो मांसाहारी लोग होते हैं उनकी अपेक्षा बड़ी होती है, लंबी होती है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है। आगे चलते हैं। बोल रहा है कि भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है?
जब बात करेंगे भोजन पचने की बात करेंगे, मेरा भोजन पचना स्टार्ट मुख गुहा से होने लगती है। ठीक है, जब कैविटी मुख गुहा होती है वहां से स्टार्ट होके भोजन का पाचन वहां से देखते हैं, फिर आगे की तरफ या जो दांतों के द्वारा काटा जाता है, तोड़ा जाता है, फिर उसके बाद देखते हैं जो ग्रास नाली होती है, जो श्वास नाली होती है, दोनों को सेपरेट एक झिल्ली जैसा होती है परत, उसे बोलते हैं एपिग्लोटिक्स, जो दोनों को सेपरेट करती है। जो हम फिगर साइड लिए हैं आगे उससे बता देंगे आपको। तो फिर वहां से ग्रास नाली से, जिसे इंग्लिश में एसोफेगस बोलते हैं, उससे होते हुए अमाशय में आते हैं, अमाशय से होते हुए छोटी आंत में, छोटी आंत से फिर मिलकर बड़ी आंत में, और बड़ी आंत से मल द्वार तक, ये टोटल सीक्वेंस होता है। तो क्वेश्चन पूछा है भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है। सबसे पहले बोल रहा है कि अमाशय में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में, मुख्य गुहा में। तो जो भोजन का पाचन होता है वो छोटी आंत में संपूर्ण हो जाती है, छोटी आंत में पूर्ण हो जाती है। आज जो अमाशय होता है, अमाशय में जनरली देखते हैं या प्रोटीन की पाचन होता है। किसका पाचन होता है? अमाशय में प्रोटीन का पाचन होता है, प्रोटीन का पाचन। ठीक है, जो बड़ी आंत होती है यह अवशोषण काम करती है, यानी जो मतलब अवशोषण करती है, जो विटामिन वगैरह या कुछ भी है उसे अवशोषण करने का कार्य करती है। मुख्य गुहा में जनरली देखते हैं, मुख्य गुहा में, मुख्य गुहा में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? छोटी आंत हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है पेट में प्रोटीन का पाचन किस एंजाइम से होता है। जो पेट में बात करेंगे, पेट में जनरली किसका पाचन होता है? प्रोटीन का पाचन होता है। पेट में किसका होता है? प्रोटीन का। तो एक एंजाइम निकलती है जिसे बोलते हैं हम लोग पेप्सिन। जो पेप्सिन एंजाइम होती है उसी से पेट में पाचन हो जाता है। ठीक है, तो दूसरा है एमाइलेज। जो एमाइलेज होती है वह वसा, वह जो एमाइलेज होती है वह कार्बोहाइड्रेट का पाचन करती है। किसका? कार्बोहाइड्रेट का। कार्बो ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का। जो लाइपेज होती है वह पाचन करती है वसा का। किसका करती है? वसा का। ठीक है, जो ट्रिप्सिन होती है या प्रोटीन को छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ने का कार्य करती है। तो मेरा क्वेश्चन में था पेट में प्रोटीन का पाचन पेप्सिन जो एंजाइम होती है उसे हो जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है मनुष्य में पाचन की प्रक्रिया कहाँ शुरू होती है। अभी जस्ट हम बोले थे जो मनुष्य होते हैं उनमें पाचन की प्रक्रिया मुख्य गुहा से स्टार्ट हो जाती है, यानी मुख्य गुहा से स्टार्ट हो जाती है और छोटी आंत तक यह पाचन की प्रक्रिया संपूर्ण यानी पूर्ण हो जाती है। तो क्वेश्चन में मनुष्य में पाचन की प्रक्रिया कहाँ शुरू होती है, तो मुंह से, यानी शुरू कहाँ से होती है? मुंह से। शुरू मुंह से होती है, अंत पाचन की प्रक्रिया अंत इसमें होती है, यानी खत्म हो जाती है, लास्ट यही इसमें तक होती है। यानी मेरा आंसर क्या हो जाएगा? मनुष्य में पाचन की प्रक्रिया कहाँ शुरू होती है, तो मुंह से होती है। जो किसा करती है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुंह से स्टार्ट हो जाता है। मेरा आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बुरा है कि बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या है। अभी जस्ट लिखे थे बड़ी आंत की बात करेंगे किए थे, तो बोल रहा है पहला ऑप्शन में पाचन होता है, दूसरा अवशोषण होता है, तीसरा पानी का अवशोषण होता है, चौथा भोजन का ग्रहण करता है। जो बड़ी आंत होती है, क्योंकि छोटी आंत जो होती है वहां तक भोजन का पाचन पूर्ण रूप से हो जाती है, तो जो बड़ी आंत होती है वह अवशोषण का कार्य करती है। इसलिए पहला पाचन है, आंसर गलत हो जाएगा। दूसरा अवशोषण, सिर्फ अवशोषण नहीं, वह पानी का अवशोषण करती है, इसलिए मेरा आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। भोजन का ग्रहण मुख्य द्वारा किया जाता है। बोल रहा है वसा का पाचन मुख्यतः कहाँ होता है। अभी जस्ट लिखे थे जो वसा होता है उसका पाचन जनरली हम लोग देखते हैं कि पेट में, जब पेट में बात करेंगे तो पेट में प्रोटीन का पाचन होता है। पेट में किसका पाचन होता है? प्रोटीन का, प्रोटीन का। छोटी आंत में देखेंगे यह वसा का, और मुंह में कार्बोहाइड्रेट का। किसका? कार्बोहाइड्रेट। कुछ ज्यादा ही काम कर रहा है।
ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का। अब जो बड़ी आंत होती है वो पानी का अवशोषण करता है। इसमें लिख सकते हैं जो बड़ी आंत होती है वह पानी का अवशोषण करती है, जस्ट अभी देखे थे, पानी का अवशोषण। अवशोषण, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, वसा का पाचन कहाँ हो रही है, तो छोटी आंत में होती है। ठीक है, तो मेरा आंसर बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है। जस्ट अभी इक्वेशन लिखे थे, उसमें देखे थे, इक्वेशन लिखा था, मान लेते हैं CO2 प्लस जल या सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति में जो पत्ता होता है उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, तो यह जो दोनों आपस में मिलता है तो यहाँ ग्लूकोज का निर्माण करता है। किसका करता है, ग्लूकोज का निर्माण करता है। C6H12O6, साथ में ऑक्सीजन बनता है। तो यहाँ से बोल रहा है कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है, तो प्राप्ति यहाँ पे क्या हो रही है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। तो इसमें आंसर क्या दिया, पहला वसा दिया है, दूसरा प्रोटीन दिया है, तीसरा ग्लूकोज। तो किसका हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ग्लूकोज हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है, कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है। पहला बोल रहा है पेप्सिन, दूसरा बोला है ट्रिप्सिन, तीसरा बोल रहा है लाइपेज, चौथा बोल रहा है एमाइलेज। जो बात करेंगे पेप्सिन, पेप्सिन जो होते हैं यह प्रोटीन का पाचन करता है। जो ट्रिप्सिन होती है वो प्रोटीन को छोटे छोटे कणों में तोड़ने का कार्य करता है। जो लाइपेज होती है वो अभी जस्ट लिखे थे, वसा का पाचन करता है। इसलिए मेरा आंसर क्या हो जाएगा, सी। जो एमाइलेज होते हैं वह जनरली कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है छोटी आंत और बड़ी आंत के जोड़, जब बात करेंगे छोटी आंत, छोटी आंत देखेंगे वो 3 भागों में बांटी होती है। एक को बोलते हैं ग्रहणी, दूसरा जेजुनम, तीसरा इलियम। तो जो इलियम लास्ट वाला पार्ट होता है वह बड़ी आंत का पहला भाग को कोलन होता है, जो दोनों आपस में मिले होते हैं, वह उसे क्या बोला जाता है, उसके जोड़ को क्या बोलते हैं हम लोग, वही पूछ रहा है कि वो जो यहाँ पे है जो छोटी आंत, यानी छोटी आंत का तीसरा लास्ट वाला भाग और बड़ी आंत यानी स्टार्टिंग वाला भाग, जोड़ पर स्थित एक छोटी सी नली नुमा रचना होती है पाइप की तरह, उसे क्या बोलते हैं, वो जो दोनों होती है, मान लेते हैं एक छोटी आंत पतली सी, ठीक है, एक बड़ी आंत ले लेते हैं कोई भी, ठीक, यहां से तो वह दोनों आपस में जब बात करेंगे, ठीक है, तो यह देखेंगे यहाँ पे एक नली के आकार का जो रहता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसे हम लोग जनरली देखेंगे उसे हम बोलते हैं सीकम। रेक्टम का होती है यह बड़ी आंत का लास्ट वाला पोर्शन भाग होती है जिसे हम लोग मलाशय यानी मल को त्याग करते हैं। जो कोलन होता है वह बड़ी आंत का स्टार्टिंग वाला भाग होती है। जो अपेंडिक्स होती है वह ह्यूमन बॉडी यानी मनुष्य का यह एक मतलब इसका कोई काम नहीं होता है, यह इसे क्या बोलते हैं कि बोल सकते हैं यह अनवांटेड अंग होती है जो इसका कोई जरूरी नहीं है बोल सकते हैं। ठीक है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, सीकम हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। बोल रहा है बड़ी आंत का पिछला भाग जहां मल जमा रहता है उसे का यानी जहां मल इकट्ठा होता है, यानी जो बड़ी आंत होती है उसकी पहला भाग को हम लोग बोलते हैं कोलम, यानी पहला भाग जो होता है। जो लास्ट वाला भाग होता है जहां मल त्याग किया जाता है यानी मल को इकट्ठा, बोल रहा है कि जहां मल जमा होता है, जो जहां मल जमा होता है उसे क्या कहते हैं, तो जो मल जमा होता है वह मलाशय में होता है। इसलिए मेरा क्या हो जाएगा आंसर, मलाशय हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, इसके द्वारा थोड़ा सा आप समझ लेते हैं फिगर को। ठीक है, देखिए जब मुंह का पाचन जब भोजन का पाचन की बात करेंगे वह ह्यूमन बॉडी में मनुष्य में, तो वह देखिए जहां यह जीवा लिखा है, जीव की बात कर रहा है, यह मुख गुहा मुंह से यहाँ से भोजन का तोड़ना, जैसे दांतों के द्वारा दांत 4 प्रकार के देखे थे वहां से स्टार्ट हो जाती है। सबसे पहले मुख गुहा में कार्बोहाइड्रेट का पाचन स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से देखिए मुख गुहा, यहाँ से देखिए एक खाने वाला जो खाद्य नली हो, एक ऊपर से जो होती है श्वास नली, ये दोनों को सेपरेट करने के लिए एक झिल्ली सा होती है, उस झिल्ली को हम लोग बोलते हैं या इसे बोलते हैं, जो झिल्ली होती है इसे बोलते हैं एपिग्लोटिक्स। क्या बोलते हैं, एपिग्लोटिक्स, जो दोनों को सेपरेट करती है, एपिग्लोटिक्स होती है। ठीक है, एपिग्लोटिक्स होती है। यहां से देखेंगे नली आगे आते हुए, यह जो नली है इसे बोलते हैं ग्रास नली, कहीं लिखा होगा देख लीजिएगा, ग्रास नली।
ठीक है। यहाँ से जस्ट आते हुए ये अमाशय से मिला होता है। फिर ये अमाशय में जैसे देखते हैं, ये अमाशय में भोजन इकट्ठा होता है, यहाँ प्रोटीन का पाचन होता है। यहाँ से फिर देखते हैं अमाशय जो होता है उससे, इसमें अमाशय में संकुचन की प्रक्रिया हमें देखने को मिलती है। वह जो संकुचन बोल सकते हैं वो फैलता है सिकुड़ता है, फैलता है सिकुड़ता है, भोजन आगे की तरफ जाता है। तो यहाँ से होते हुए यहाँ से देखेंगे जो अमाशय से जस्ट आते हुए यहाँ से मिला रहता है। अमाशय से देखेंगे यहाँ पे जब देखेंगे ये छोटी आंत से जुड़ी होती है। छोटी आंत की प्राथमिक भाग जिसे ग्रहणी बोलते हैं वो अमाशय से जुड़ा होता है। और ये छोटी आंत में 3 भाग बोले, ग्रहणी, जेजुनम, इलियम। जो अमाशय का जो छोटी आंत का सबसे ज्यादा जो भाग होता है वो इलियम होती है, इलियम होती है। ठीक है, तो जो इलियम होती है जस्ट यहाँ पे देखिए यह बड़ी आंत है, यह क्या है, यहाँ पे बड़ी आंत है। ठीक है, लिख देते हैं, यह जो ये बड़ी आंत है, क्या है, बड़ी आंत। ये जो होती है ये छोटी आंत, जिस क्षुद्रांश हो रहा है यहाँ छोटी आंत होती है। ठीक है, छोटी आंत। यहाँ से देखिए यहाँ से जो जुड़ा है यह जो अपेंडिक्स है, जो अवशेषीय अंग बोलते हैं, इसका कोई कार्य नहीं है। यहाँ से फिर देखिए यह कोलन से यहाँ पर जुड़ा होता है और यहाँ से रेक्टम, जिसे गुदाहार बोल दिया, उसके द्वारा बाहर निकल जाता है। ठीक है, अवशेष पदार्थ यही होता है ह्यूमन बॉडी का आहार नल का। ठीक है, आगे चलते हैं। बोल रहा है कि अमाशय में भोजन कितने समय तक रहता है लगभग, यानी देखिए जब ह्यूमन बॉडी की बात करेंगे, पहला ऑप्शन दिया 10 मिनट, दूसरा में दिया 1 घंटा, तीसरा 3 से 4 घंटे, चौथा है 10 घंटे। जब बात करेंगे अमाशय में भोजन यानी पेट में भोजन यह कितने समय तक रहता है, लगभग यह 3 से लेके 4 घंटे तक रहता है। इसके बाद जो भोजन होते हैं वह मतलब सड़ने लगते हैं, वह ह्यूमन बॉडी में खराब होने लगता है। इसलिए मेरा आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। बस टोटल इतना ही क्वेश्चन था, बाकी सब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग को जय हिंद, जय भारत।